मित्रों नमस्कार। ज़िंदगी हौले हौले में आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने इस पटल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करूंगा। तो आज प्रस्तुति के लिए मैंने जो विषय चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ख़ास तौर से आलोचना के क्षेत्र पर अपेक्षित रूप में इस विषय की चर्चा नहीं हुई है। विषय भारत विभाजन का है और उससे संबंधित हिंदी कहानियों से संपृक्त है। तो उल्लेखनीय तथ्य ये है कि जब हम विभाजन की बात करते हैं और उससे जुड़ी हुई कहानियों की बात करते हैं, ख़ास तौर से हिंदी कहानियों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अपेक्षित रूप से भारत विभाजन की इस महत्वपूर्ण घटना पर आधारित बहुत सारी कहानियाँ लिखी गईं, लेकिन उन कहानियों की उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी की चर्चा होनी चाहिए। वर्तमान समय का जो परिदृश्य है उस परिदृश्य में ये कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके अतिरिक्त मेरा विश्वास है कि बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या दूसरी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में भी इस विषय का अपना महत्व है। तो मैंने आज इस व्याख्यान के लिए, इस प्रस्तुति के लिए जो विषय चुना है उसका शीर्षक है भारत विभाजन और हिंदी कहानियाँ, स्वतंत्र अध्ययन की अपेक्षा। कहने का आशय ये है कि बहुत सारी हिंदी की कहानियाँ लिखी गई हैं और कहानियों के संदर्भ में बहुत सारी धाराएं विकसित हुई और प्रचलित भी हैं, लेकिन कोई ऐसी धारा अध्ययन की हिंदी कहानी के क्षेत्र में दिखाई नहीं देती है जिसका संबंध भारत विभाजन से हो, जबकि बहुत सारी कहानियां भारत विभाजन से जुड़ी हुई हैं, लिखी गई हैं और वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में उनकी सार्थकता भी असंदिग्ध है। तो मुख्य विषय पर आने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो हमारा पटल है यानी यूट्यूब का चैनल, जिसे कि ज़िंदगी हौले हौले के नाम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, इसे आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और निवेदन ये है कि इसे लाइक भी कीजिए। दूसरों तक ये सामग्री पहुँचे, इसके लिए मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूँगा कि आप लोग इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान बंटवारे को भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी सांप्रदायिकता के उत्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है। यह माना जा सकता है कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आधार बनाकर पनपी सांप्रदायिकता जन्य अलगाववादी मानसिकता ने विभाजन के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। तब होना तो ये चाहिए था कि बंटवारे के बाद सांप्रदायिकता की मानसिकता समाप्त हो जाती, दोनों संप्रदायों के अलगाववादी तत्व संतुष्ट हो जाते और अपने अपने देशों के विकास में क्रियाशील होकर खुशहाल भविष्य के निर्माण में लग जाते। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ऐसा नहीं हुआ। विभाजन के मूल्य पर मिली आज़ादी के समय की तात्कालिक हिंसा तो समाप्त हो गई, परंतु जो सांप्रदायिक वैमनस्य विस्तार पाकर इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी का वाहक बना, उसके गुजर जाने के बाद न केवल जनमानस की चेतना में विद्यमान रहा, अपितु उसने तमाम ऐसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया जो आज भी भारतीय जनमानस को अपने पाश से मुक्त नहीं होने दे रहा है। सांप्रदायिकता जन्य चेतना नित नए नए रूप धारण करके समस्या को गंभीर बनाते हुए परिवर्तित जीवन मूल्यों को खोखला करती जा रही है। कहना अनुचित न होगा कि सांप्रदायिकता जनसाधारण की मानसिकता में इतनी गहराई तक अपनी पैठ बना चुकी है कि कभी कभी तो विभाजनकालीन सांप्रदायिकता
बहुत पीछे छूट गई प्रतीत होती है। प्रश्न ये उठता है कि इसे नियति मानकर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या मुक्ति के लिए उपाय किया जाएगा। बेशक मुक्ति के लिए उपाय ढूंढना ही होगा। इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध जनसाधारण में जागरूकता लाई जाए। जब तक जनसाधारण की चेतना में पैबस्त सांप्रदायिकता की जड़ों को उर्वरा प्रदान करने वाली शक्तियों को पहचाना नहीं जाएगा, सांप्रदायिकता के विध्वंसकारी चरित्र को समझा नहीं जाएगा, तब तक ना तो उसके विरुद्ध जागरूकता पैदा की जा सकती है और न ही सांप्रदायिकता से मुक्ति संभव है। इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रों के संक्रमण काल का सबसे अधिक और दीर्घकालिक प्रभाव वहाँ की कलात्मक अभिव्यक्तियों पर पड़ता है। साहित्यिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि संसार की अधिकांश उन्नत भाषाओं में उनके राष्ट्रों की त्रासदियों से प्रभाव ग्रहण करके श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ है। भारत विभाजन की घटना आधुनिक भारत के इतिहास की भयानकतम त्रासदी के रूप में रेखांकित की जा सकती है। स्वाभाविक रूप से भारत की सभी उन्नत भाषाओं के साहित्यकार इससे प्रभावित हुए, फिर भला हिंदी भाषा के साहित्यकार इससे कैसे बच सकते थे। कमोबेश हिंदी भाषा साहित्य की सभी विधाओं पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन कथा साहित्य पर यह प्रभाव दूसरी विधाओं की अपेक्षा अधिक दिखाई देता है। त्रासदी को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण करके अनेक उपन्यास और ढेरों कहानियों की रचना हुई। विस्तृत फलक के कारण उपन्यास विधा में कहानियों की अपेक्षा त्रासदी को पूर्णता में अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन सीमित फलक के बावजूद विभाजन आधारित कहानियाँ कलात्मक रूप से संतुलित हैं और मानवतावादी स्वर बुलंद करते हुए उपन्यासों की अपेक्षा त्रासदी की तलखी को गहरे यथार्थ के धरातल पर अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। वर्तमान काल में अपने पंख पसारे सांप्रदायिकता से मुक्ति हेतु जनसाधारण की चेतना में व्याप्त सांप्रदायिक शक्तियों की पहचान के लिए विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी साहित्य कारगर साधन हो सकता है। यह तथ्य विभाजन आधारित कहानियों के अध्ययन से समझा जा सकता है। विभाजन आधारित कहानियों के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि स्वातंत्र्योत्तर कहानीकारों में विष्णु प्रभाकर, पांडिय बेचन शर्मा उग्र, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उपेंद्र नाथ अश्क, नरेश मेहता, मनमथनाथ गुप्त, वृंदावनलाल वर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, कृष्ण सोबती, भीष्म साहनी, रांगे राघव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, महीप सिंह, बदियुज्जमा, नासरा शर्मा आदि सभी प्रमुख और सक्रिय कहानीकारों ने इस विषय पर कहानियाँ लिखीं, जो विभाजन के विभिन्न पहलुओं को अपने अंदर समेटे। विभाजन की पृष्ठभूमि, विभाजन कालीन त्रासदी, विभाजन जन्य शरणार्थी समस्या एवं विभाजन उपरांत की मानसिकता को उद्घाटित करती हैं। अज्ञेय की कहानी रमनते तत्र देवता, भीष्म साहनीकृत अमृतसर आ गया, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कहानी मलंग, यशपाल कृत खुदा और खुदा की लड़ाई, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी टांगेवाला एवं प्रदीप पंत की कहानी रामपुर का रहीम विभाजन पूर्व की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रमुख कहानियां हैं। अज्ञेय की एक दूसरी कहानी शरणदाता भी इसी विषय पर है। विष्णु प्रभाकर कृत अगम अथाह, उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी चारा काटने वाली मशीन, दर्शक कृत अतीत, अज्ञेयकृत मुस्लिम भाई भाई, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी दुआ, वृंदावनलाल वर्मा की कहानी तोशी, कृष्ण सोबती की कहानी मेरी माँ कहाँ, अज्ञेय की कहानी बदला,
वृंदावन लाल वर्मा की ही कहानी, हमीदा भीष्म साहनी की कहानी, निमित्त उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी, ज्ञानी वृंदावन लाल वर्मा की कहानी, कटा फटा झंडा कृष्ण सोबती की कहानी, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा इत्यादि कहानियों का आधार विभाजन कालीन त्रासदी है। शरणार्थी जीवन की त्रासदी से संबंधित प्रमुख कहानियों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी, एक और हिंदुस्तानी का जन्म हुआ, देवेंद्र इस्सर की कहानी, मुक्ति, मोहन राकेश की कहानी, परमात्मा का कुत्ता, कमलेश्वर कृत भटके हुए लोग, अमृत राय की कहानी, व्यथा का सरगम, अज्ञेयकृत लेटर बॉक्स, उपेंद्रनाथ अश्ककृत टेबल लैंड, अज्ञेयकृत नारंगियां, मोहन राकेश कृत क्लेम, कटी हुई पतंगें एवं चंद्रगुप्त विद्यालंकार कृत पतझड़ आदि हैं। विभाजनोत्तर परिस्थितियों पर आधारित कहानियों में मोहन राकेश की कहानी, मलबे का मालिक, विष्णु प्रभाकर की कहानी, मैं जिंदा रहूँगा, बदियुज्जमा की कहानी, परदेसी, उन्हीं की दूसरी कहानी, अंतिम इच्छा, महीप सिंह की कहानी, पानी और पुल, नासिरा शर्मा की कहानी, सरहद के उस पार, विष्णु प्रभाकर की कहानी, मेरा वतन, जगदीश चंद की कहानी, पुराने घर, विजय चंद की कहानी, कृष्ण मोहम्मद, अमृत राय की कहानी, कीचड़, कमलेश्वर की कहानी, कितने पाकिस्तान इत्यादि का हिंदी विभाजन प्रभावित कहानियों में विशेष स्थान है। गौरतलब ये है कि बंटवारे के मूल्य पर प्राप्त आज़ादी स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन की नियामक सिद्ध होते हुए देश के परिदृश्य में नए तेवर और नई जीवन शैली को विकसित कर रही थी। जाहिर है कि साहित्य भी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। हिंदी साहित्य भी परिवर्तन के पीछे के लंबे संघर्ष की परिणति के परिणाम स्वरूप नए संदर्भों के साथ नए रूप में आने लगा। काव्य और कथा साहित्य दोनों ही समान रूप से इन परिवर्तनों के वाहक बने। विचारधारा के प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र भारत की बदली हुई नई परिस्थितियों से प्रभावित कहानियां समाज की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रवृत्तियों को तदयुगीन समाज के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करके चुनौतियां पेश कर रही थीं। कथा आलोचक प्रगतिशील कहानी, नई कहानी, आंचलिक कहानी और समानांतर इत्यादि आंदोलनों पर आधारित कहानी को परख रहे थे और उनके नए प्रतिमान पर जोरदार चर्चाएं भी चल रही थीं। कभी कभी शहरी मध्य वर्ग, तो कभी ग्रामीण जीवन संदर्भ, तो कभी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, तो कभी स्त्री पुरुष संबंध एवं राजनीति तथा मनोवैज्ञानिक धरातल का आधार बनाते हुए शोधार्थी आज़ादी के बाद की कहानी को समीक्षा के साथ ही शोध विषय के रूप में ग्रहण कर रहे थे। कहना अनुचित न होगा कि उसी समय घटित विभाजन जैसी बड़ी त्रासदी पर आधारित कहानियों में से कतिपय कहानियों को ही कभी आंचलिक और कभी नई अथवा दूसरे आंदोलनों और विचारधाराओं की कहानियों की चर्चा करते हुए भले ही देख परख लिया गया, परंतु विभाजन की विभीषिका के संदर्भ में इन कहानियों पर अपेक्षित रूप से विचार विमर्श नहीं किया गया। हिंदी भाषा और साहित्य में जब भी विभाजन संबंधित कहानियों का उल्लेख किया जाता है तो मलबे का मालिक, सिक्का बदल गया, परदेसी, परमात्मा का कुत्ता, अमृतसर आ गया, शरणदाता इत्यादि कतिपय कहानियों की ही चर्चा की जाती है। उल्लेखित कहानीकारों के अतिरिक्त दूसरे और भी कहानीकारों की कहानियों को देखा जाए तो हिंदी में विभाजन प्रभावित कहानियों की
सीमा में आने वाली कहानियाँ गुण और संख्या दोनों ही दृष्टियों से ऐसी हैं कि हिंदी कहानी साहित्य में स्वतंत्र रूप से विवेचन विश्लेषण की अपेक्षा रखती हैं। अज्ञेयकृत शरणदारता, कृष्ण सोबती कृत सिक्का बदल गया, महीप सिंह कृत पानी और पुल तथा मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक संपूर्ण हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। परंतु दूसरी और कहानियां भी ऐसी हैं जो कि न केवल विभाजन से संपृक्त होने के बाद ही अपनी अहमियत रखती हैं, अपितु वो भी हिंदी की महत्वपूर्ण कहानियों में अपना स्थान रखती हैं। सांप्रदायिकता की जड़ों की पहचान के साथ उपर्युक्त तथ्य भी हिंदी भाषा में विभाजन आधारित कहानियों के अध्ययन की महत्ता के संदर्भ में विचारणीय है। विभाजन आधारित कहानियों के अध्ययन की महत्ता के संदर्भ में कतिपय कहानियों का संक्षिप्त परिचय भी आवश्यक है। अज्ञेयकृत रमन्ते तत्र देवता के पृष्ठभूमि का आधार विभाजन पूर्व की घटना है। कथा के केंद्र में कलकत्ता से शुरू की गई प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में होने वाला रक्तपात है। एक स्त्री दंगों में फंस जाने के कारण रात में अपने घर नहीं पहुंच पाती है। सुबह जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका पति यह कहते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है कि तुम रात भर जाने कहाँ रही हो, सवेरे तुम्हें यहाँ आते शर्म नहीं आई। ऐसे में वो स्त्री घर से दुत्कारी जाकर मुसलमान हो, मुसलमान जने ऐसे मुसलमान जो एक एक 100 हिंदुओं को मारने की कसमें खाएं, जैसा अहम सवाल उठाते हुए कथाकार ने सांप्रदायिकता और उन्माद की पृष्ठभूमि में सनातनी मानसिकता की सक्रियता को रेखांकित करते हुए सांप्रदायिक उन्माद में नारी उत्पीड़न की प्रक्रिया को भी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से उद्घाटित किया है। भीष्म साहनीकृत अमृतसर आ गया कहानी का केंद्रीय विषय बंटवारा घोषित हो जाने के बाद पंजाब में आरंभ सांप्रदायिक उन्माद के अनंतर परिवर्तित होती परिस्थितियों के दबाव में बदली हुई मानवीय संवेदनाओं के द्वंद्व की अभिव्यक्ति है। फसाद के दौरान सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर से उधर भाग रहे लोगों की आशंका और भय के घटते बढ़ते दबाव को रेल द्वारा यात्रा कर रहे प्रभावितों की मानसिकता के माध्यम से मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रित किया गया है। गाड़ी जब किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचती है तो मुस्लिम यात्री सहमे सहमे रहते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचने पर हिंदू यात्रियों की वही स्थिति हो जाती है। परिस्थितियों के दबाव के कारण शहरों के नाम तक चेतना को प्रभावित कर रहे थे। कहानी जनसाधारण की विभाजन की प्रक्रिया संबंधी अनभिज्ञता को रेखांकित करती है। दरअसल बंटवारे को लेकर अवाम की भविष्य की कल्पना का आधार अनुमान ही था। पाकिस्तान बन जाने के बाद जिन्ना कहाँ रहेंगे, लाहौर और गुरदासपुर कहाँ जाएगा, लोगों को पता ही नहीं था। संभवतः इसी अनिश्चितता की मानसिकता के कारण लोग समय रहते हुए सांप्रदायिकता से मुकाबला करने का उपाय ही नहीं ढूंढ पाए। फलस्वरूप असमंजस भरी ये स्थिति विभाजन के समय घातक परिणामों की जननी सिद्ध हुई। पांडेय वेचन शर्मा उग्र की कहानी मलंग, यशपाल कृत खुदा और खुदा की लड़ाई, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी टांगेवाला, प्रदीप पंत की कहानी रामपुर का रहीम का संबंध भी विभाजन पूर्व की पृष्ठभूमि से ही है। प्रस्तुत कहानियों में तदयुगीन परिवेश में धर्म के विध्वंसकारी रूप को उद्घाटित करते हुए निजी स्वार्थ एवं लूटपाट इत्यादि की सक्रियता के मध्य मानवीय करुणा और दया की उन भावनाओं को उद्घाटित किया गया है जो मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति हैं।
विभाजनकालीन त्रासदी पर आधारित अज्ञेय की कहानी शरणदाता की कथावस्तु का ताना बाना विभाजनकालीन स्थूल घटनाओं के द्वारा स्थितियों के दबाव में भाईचारा और विश्वास जैसे मानवीय मूल्यों के विखराव की जटिल प्रक्रिया के तंतुओं से बुना गया है। लाहौर में दंगों के दौरान रफीकुद्दीन मित्र देवेंद्र लाल को भागने से रोक लेता है, लेकिन कुछ ही समय बाद परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वह उनकी सुरक्षा में स्वयं को असमर्थ पाता है। विवश रफीकुद्दीन उसे अपने मित्र अताउल्लाह के गैराज में शरण लेने के लिए भेज देता है। अताउल्लाह उसे शरण देकर सुरक्षा देता है, परंतु कुछ समय बाद वह भी परिस्थितियों के दबाव में आकर उसे जहर देकर मारने की योजना बनाता है। पुत्री के कारण उसकी योजना असफल हो जाती है। इस प्रकार मानवीय मूल्यों की अर्थवत्ता तो कायम रहती ही है। दबाव की मनोवैज्ञानिक परिणति को उद्घाटित करती कहानी अताउल्लाह की पुत्री जैबू के रूप में सकारात्मक शक्तियों की भूमिका भी रेखांकित करती है। विष्णु प्रभाकर कृत अगम अथाह विभाजनकालीन हिंसा के कारण पारिवारिक विघटन की घटना को आधार बनाकर लिखी गई कहानी है। कथा के केंद्र में एक वृद्ध दंपत्ति का परिवार है। दिल्ली के दंगों के दौरान उसका एकमात्र युवा पुत्र मर जाता है। वह इस बात को जानता है, इसके बावजूद वह पुत्र के वापस आ जाने की झूठी आशा के संबल पर दर बदर भटकता पत्नी और स्वयं को सांत्वना देता रहता है। बज़ाहिर वो हिम्मत और सहनशीलता का परिचय देता है, परंतु मानवीय संवेदना की नैसर्गिक प्रवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में उसकी यह स्थिति पीड़ा के उत्कर्ष का बयान है। दरअसल किसी वृद्ध के जीवन की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि युवा और इकलौते पुत्र की मौत की हकीकत जानने के बावजूद उसे स्वीकार न करने के लिए वो विवश हो। उल्लेखनीय ये है कि सांप्रदायिक उन्माद के समय उसी धर्म की अनदेखी हो रही थी। निजी स्वार्थ की भावना भी विभीषिका को बढ़ाने में कार्यकारी भूमिका निभा रही थी। फसाद में राजनीतिज्ञों की अवसरवादी भूमिका भी कहानी के माध्यम से उद्घाटित हुई है। विभाजन के कारण पारिवारिक बिखराव की पीड़ा हिंदू समाज की अपेक्षा मुस्लिम समाज को अधिक अभिशप्त किए हुए थी। चलती फिरती लाश के रूप में प्रस्तुत मुस्लिम समाज का मार्मिक चित्रण कहानी को विशिष्टता प्रदान करता है। विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानियों में सिक्का बदल गया का विशिष्ट स्थान है। कृष्णा सोबती की प्रस्तुत कहानी का केंद्रीय विषय देश की सामाजिक संस्कृति पर हुए विभाजन के संघारक आघात के परिणाम स्वरूप संबंधों के मध्य पनपी दरार और धरती का मोह है। सारे गांव के दुख सुख की साझीदार, मीलों तक फैले खेतों की मालकिन, साहनी बंटवारे के समय अलगाव के तूफान में यह जान गई कि हवेली को लूट लेने की योजना बना ली गई थी, लेकिन वो ये जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी भी किसी से बैर नहीं माना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सानी ये नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया। सिक्का बदल जाने का अर्थ होता है सब कुछ बदल जाना। सदियों में बंधी डोर पल भर में टूट गई। सदियों के साथ रहने वाले लोगों के संबंधों के टूटने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन विभाजन ने उन संबंधों को एक झटके में तोड़ दिया। प्रस्तुत कहानी में टूटने बिखरने की पूरी प्रक्रिया विद्यमान है। उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी कहानी चारा काटने वाली मशीन में विभाजन के समय लूटपाट हिंसा को चारा काटने वाली मशीन की प्रतीकात्मक प्रयुक्ति द्वारा व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया है। दंगों के दौरान अमृतसर में सरदार लहना सिंह पत्नी के उकसावे में आकर अपना घर छोड़कर भाग गए मुसलमान के घर पर कब्जा करने जाता है। वो अभी ठीक से कब्जा कर भी नहीं पाता है कि उससे बलशाली एक थानेदार आकर
मकान को उससे हथिया लेता है। स्पष्ट है कि थानेदार उसका सहधर्मी है, लेकिन अपनी ताकत के बल पर उसे बेघर कर देता है। दरअसल सांप्रदायिक उन्माद में सांप्रदायिक शक्तियां भावना रहित होकर यंत्र में तब्दील हो गई थीं। जैसे चारा काटने वाली मशीन अपने तीखे छुरे से चरी को बिना पहचाने एक रस काटती रहती है, वैसे ही ये शक्तियां संवेदना रहित होकर हिंसा में लिप्त हो गई थीं। दर्शक की कहानी अतीत के केंद्र में लूटपाट और मारकाट की स्थूल घटनाओं के बजाय उस समय स्थानांतरण कर रहे लोगों की पीड़ा को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है। न चाहने के बावजूद लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे। सुखद भविष्य की कल्पना तो पलायन के संदर्भ में महती भूमिका निभा ही रही थी। भविष्य में सामाजिक असंतुलन का भय भी पलायन के लिए विवश कर रहा था। पाकिस्तान न जाने के लिए वीर जी द्वारा रोकने पर रला खां कहता है, रहना तो चाहता हूं बेटा, अपना वतन छोड़ने को किसका जी चाहता है, लेकिन नूरी का क्या करूं, कहां करूंगा इसका निकाह, नजर आता है कोई लड़का। रला खां का यह दर्द मुस्लिम समाज की पलायन की पीड़ाजन्य विवशता में उनके सामाजिक विखंडन की भूमिका को स्पष्ट कर देता है। अज्ञेकृत मुस्लिम भाई भाई विभाजनकालीन भयजन्य मानसिक विकृति को केंद्र में रखकर लिखी गई है। स्थानांतरण के समय नारी अत्याचार की अभिव्यक्ति से संपृक्त चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी दुआ आदर्शवादी पृष्ठभूमि पर आधारित है। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी तोशी का संबंध भी नारी शोषण और अत्याचार की अभिव्यक्ति से ही है। बंटवारे के समय पाकिस्तानी भाग में फंस गई तोशी को जीने के लिए धर्म परिवर्तन करने पर विवश होना पड़ता है। वह विवशता को सहते हुए लंबे भटकाव के साथ अपने परिवार से मिलती है, परंतु हिंदू समाज की रूढ़िवादी जीवन दृष्टि बाधा बनी सामने आ जाती है। यही जीवन दृष्टि अज्ञेय की शरणदाता और राजेंद्र सिंह वेदी की लाजवंती की स्त्रियों के जीवन को त्रासद बनाए थी। कृष्णा सोबती की कहानी मेरी माँ कहाँ का संबंध घृणा की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति से है। तदयुगीन परिस्थितियों की पाश्विकताओं के मध्य मानवीय करुणा और दया की भावना से संचालित शक्तियों के उद्घाटन से संबंधित अज्ञेय की कहानी बदला महत्वपूर्ण है। बदले की भावना पर आधारित वृंदावन लाल वर्मा की कहानी हमीदा में भी कथाकार ने रक्षा को वास्तविक बदला के रूप में चित्रित करते हुए मानवतावादी स्वर बुलंद किया है। भीष्म साहनी की कहानी निमित्त में उच्च वर्गीय समाज की निष्क्रिय और भाग्यवादी मनोवृत्ति की भूमिका को त्रासदी को बढ़ाने वाले कारक के रूप में रेखांकित किया गया है। उपेंद्रनाथ अश की कहानी ज्ञानी में विभाजन के समय सक्रिय धार्मिक शक्तियों की विघटनकारी भूमिका को रेखांकित किया गया है। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी कटा फटा झंडा का संबंध विभाजन के मूल्य पर मिलने वाली आज़ादी के अधूरेपन के उद्घाटन से है। विभाजनकालीन त्रासदी की ही पृष्ठभूमि पर आधारित डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा कृष्णा सोबती की एक महत्वपूर्ण कहानी है। ये कहानी असहायता और जड़ होती मानसिकता को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। विभाजनकालीन हिंसा से अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि एक नई समस्या से उनका सामना हो रहा था। सदियों से अपनी जमीनों पर जमे लोग अचानक ही पराये हो गए और उनका देश छूट गया। नए देश में आ गए जहां ना उनकी जमीन थी ना ही अपने लोग। ये लोग शरणार्थी कहलाए। पुनर्वास संबंधी ऐसी समस्याओं से सामना करना पड़ रहा था जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी एक और हिंदुस्तानी का जन्म हुआ का संबंध शरणार्थी जीवन की त्रासदी से है। कथा के केंद्र में
दंगों के दौरान पति से बिछड़ गई आनंदी का चित्रण किया गया है। वो लगातार दहशत के साए में रहते हुए पाकिस्तान वाले भाग से भारत पहुंचकर शरणार्थी हो जाती है। उसके जीवन के चित्रण के अनंतर विस्थापितों के जीवन की त्रासदी उद्घाटित हो जाती है। सुखद भविष्य की कल्पना वो संबल था जो कि पलायनकर्ताओं को तमाम कठिनाइयों से जूझने की ताकत दे रहा था। आनंदी अपने पुत्र से कहती भी है, बेटा थोड़े दिन सब्र करो, हमें हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। हिंदुस्तान जहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती हैं, हिंदुस्तान जहाँ हमारे करोड़ों भाई बहन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। देवेंद्र ईश्वर की कहानी मुक्ति में शरणार्थी हो गई लीलावती के अतीत के सुखमय जीवन के पुनरावलोकन और वर्तमान की पीड़ा को कथा के केंद्र में रखकर नारी अत्याचार की त्रासदी को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण और अत्याचार इसका प्रमुख जिम्मेदार था। विशेष रूप से पुलिस प्रशासन की कार्य प्रक्रिया, भूख और अभाव से त्रस्त शरणार्थियों की स्थिति को हृदय विदारक बना रही थी। लीलावती के पति को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो भूख और गर्मी के प्रभाव से दुबले हो गए शरीर और काले पड़ गए रंग के कारण जेब कतरा दिखाई देता है। अतीत के वैभवपूर्ण जीवन की यादें शरणार्थियों के वर्तमान के कष्टों को और अधिक बढ़ा रही थी। कहानी इस तथ्य का भी संकेत करती है। शरणार्थी समस्या पर आधारित मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता विभाजनजन्य शरणार्थी जीवन की त्रासदी से संपृक्त महत्वपूर्ण कहानियों में परिगणित की जाती है। इसका स्वर व्यंग्यात्मक है। विभाजन के कारण अपनी जमीन से बेदखल हो चुका वृद्ध शरणार्थी नए देश में अपने नाम एलाट गड्ढे वाली जमीन के बदले उसकी आधी ही सही उपजाऊ जमीन के लिए अर्जी देता है, लेकिन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उसकी अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। थक हार कर कमिश्नर के पास जाकर वो अपना आपा खो देता है और कहता है, 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम एलाट हुआ है, वो गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम में वहाँ जाकर मछलियाँ मारा करें, या गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे ताकि मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। वृद्ध व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल हो जाने के बाद लोगों को फटकारते हुए कहता भी है, चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता है, भौंको भौंको, सबके साथ भौंको, अपने आप ही सालों के कान फट जाएंगे, भौंको कुत्तों भौंको। कथाकार ने प्रस्तुत प्रसंग के द्वारा शरणार्थी जीवन के शोषण और अत्याचारों की अमानवीय प्रक्रिया को उद्घाटित करते हुए व्यवस्था के प्रति आक्रोश को भी व्यक्त किया है। उसका आक्रोश ही अंततः उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। शरणार्थी जीवन की पुनर्वास की समस्या पर लिखी गई मार्मिक कहानी कमलेश्वर कृत भटके हुए लोक की कथावस्तु के केंद्र में शरणार्थी परसोती राम और हंसराज की दोबारा जिंदगी को स्थायित्व प्रदान करने की जद्दोजहद है। पुनर्वास की जद्दोजहद को सरकार का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन और राजनीतिज्ञों की अवसरवादी मानसिकता जटिल बना रही थी। राजनीतिज्ञों की अवसरवादी नीति के अतिरिक्त स्थायी निवासियों और शरणार्थियों के मध्य पनपने वाली अविश्वास और भय की भावना भी उनके भटकाव के लिए उत्तरदायी थी। परसोतराम हंसराज से इसी संदर्भ में निराशा भरे स्वर में कहता है, बड़ा छोटा दिल है इधर के लोगों का, सब अपने लिए करते हैं। अमृत राय की कहानी व्यथा का सरगम शरणार्थी शिविर में बदले की भावना पर आधारित है। अत्याचार की विषय वस्तु पर
आधारित ये कहानी बदले की भावना के हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत करती है। शरणार्थी समस्या पर आधारित कहानियों में अज्ञेयकृत लेटर बॉक्स का विशेष महत्व इसलिए है कि इसकी कथा वस्तु जिस विषय पर लिखी गई है, दूसरे कहानियों में उस प्रकार की विषय वस्तु पर आधारित पृष्ठभूमि को ग्रहण नहीं किया गया है। प्रस्तुत कहानी में अभाव, भ्रष्टाचार, भटकाव, भूख, प्यास तथा स्त्री शोषण और अत्याचार के बजाय अनाथ शरणार्थी बच्चों की समस्या को मनोवैज्ञानिक धरातल पर देखने का प्रयास है। उक्त कहानियों के अतिरिक्त उपेंद्रनाथ अशकृत, टेबल लैंड, अज्ञेयकृत नारंगियां, मोहन राकेशकृत कटी हुई पतंगें, चंद्रगुप्त विद्यालंकारकृत पतझड़ भी दूसरी ऐसी कहानियां हैं जो शरणार्थी समस्या को आधार बनाकर लिखी गई हैं। ये कहानियां भी शरणार्थी जीवन की विविध समस्याओं को चित्रित करते हुए उसके कारणों का भी संकेत करती हैं तथा समस्या से मुक्ति के लिए सांप्रदायिक सद्भाव, हिम्मत और जद्दोजहद की शक्ति को प्रतिष्ठित करती हैं। पूर्व विभाजन, विभाजनकालीन और शरणार्थी समस्या पर लिखी गई कहानियां तात्कालिक प्रतिक्रिया का ही परिणाम थी। परिणाम स्वरूप वस्तुनिष्ठ यथार्थ की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विभाजनोपरांत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियों की महत्ता असंदिग्ध है। विभाजनोत्तर परिस्थितियों पर आधारित मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक संबंधों के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप खंडित जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति से संबंधित कहानी है। विभाजन के समय अपने घर परिवार को अमृतसर के दंगों में खो चुका गनी 7.5 वर्ष बाद लाहौर से अमृतसर हॉकी मैच देखने आता है। वो अपने मकान को देखता है जो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। उसे देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ता है। दंगों के दौरान मोहल्ले के गुंडे रखे पहलवान ने घर के लालच में उसके परिवार को मार दिया था। इस सच्चाई से अनजान वो इस विश्वास के साथ रखे से आत्मीयता से मिलता है कि बेटे ने समय पर उससे सहायता नहीं मांगी होगी। उसके मिलने की आत्मीयता रखे के मन को झकझोरती हुई उसके मन में अपराध बोध जागृत कर देती है। उसके होंठ गाढ़ी लार से चिकने हो गए थे। उसकी मूंछों से पसीना उसके होंठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही है। पुरानी यादों में डूबकर गनी का मकान के पास बैठकर फूट फूट कर रोते हुए राख को माथे से लगा लेना उस मानसिकता का परिचायक है जो इतने दिनों बाद भी बंटवारे को अंतर मन से स्वीकृत नहीं कर पा रही थी। विष्णु प्रभाकर की कहानी मैं जिंदा रहूंगा विभाजनोपरांत बदली हुई परिस्थितियों के दबाव से विस्थापितों के संबंधों में आए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपजी पीड़ा की अभिव्यक्ति पर आधारित है। बदियुज़्ज़मा की कहानी परदेसी अपनी जमीन के अलगाव से उत्पन्न बिखराव और सांस्कृतिक ह्रास से उपजी करुणा की अभिव्यक्ति से संपृक्त है। बदियुज़्ज़मा की ही दूसरी कहानी अंतिम इच्छा का संबंध पारिवारिक अलगाव की पीड़ा की पृष्ठभूमि पर ही आधारित है। हिंदुओं की अपेक्षा पारिवारिक विछोह की पीड़ा का प्रभाव मुस्लिम परिवारों पर अधिक हुआ। इस तथ्य की अभिव्यक्ति कई एक कहानियों में हुई है। कमाल विभाजन के समय परिवार की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान चला जाता है। निश्चित रूप से सुनहरे भविष्य की कल्पना ने ही उसे वहां जाने के लिए प्रेरित किया
वहां जाकर रहते हुए उसे एहसास होता है कि उसका निर्णय गलत था। अपने भाई से कहता भी है, जानते हो ख्वाजा, पाकिस्तान जाकर मैंने सख्त गलती की। अब्बा का कहना मान लेता तो अच्छा रहता। मेरी हालत धोबी के गधे की हो गई है, न घर का न घाट का। सोचता हूँ मुल्क का बंटवारा न होता तो अच्छा था। पर वो तड़पने और पीड़ा सहने के अतिरिक्त कुछ कर भी तो नहीं सकता। तड़पते हुए पीड़ा के बीच उसकी मृत्यु हो जाती है। वो चाहता था कि उसको उसके वतन के मिट्टी में ही दफन किया जाए, लेकिन उसकी अंतिम क्रिया में उसके पारिवारिक जन भी सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। तो भला उसकी अंतिम इच्छा कैसे पूरी करते? विभाजन के बाद दोनों ही तरफ हजारों लोग इसी तरह की अंतिम इच्छा लिए जीने और मरने को विवश थे। महीप सिंह की कहानी पानी और पुल विभाजन की अमानवीयताओं के मध्य जीवित सहज मानवीय संबंधों की कथा है। बंटवारे के समय तो ऐसा लग रहा था कि सदियों के साझे के प्रयास से निर्मित भारत की सामाजिक संस्कृति एक झटके में ही टूटकर चकनाचूर हो गई। परंतु ये वास्तविकता नहीं, दरअसल तात्कालिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम। जातीय एकता का खंडित होना वस्तुतः झेलम नदी की स्वच्छ धारा के ऊपर बने लोहे और सीमेंट के बने पुल द्वारा अलग मान लेने के समान था। जबकि वास्तविकता ये है कि पुल बांटते नहीं, बांटने का भ्रम अवश्य पैदा कर देते हैं। विभाजन के समय उपजे अलगाव को पानी और पुल की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा भ्रम बताया गया है। दृष्टव्य है, मेरी दृष्टि और नीचे की ओर जा रही थी। वहां घुप अंधेरा था। मैं जानता था वहां पानी है, झेलम नदी का कल कल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था। यह पुल कठोर राजनीतिक अड़चनों का प्रतीक है। पुल के नीचे बह रहा पानी मानवता के उस पक्ष को प्रतीकायित करता है जो जातीय संस्कारों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। समकालीन सांप्रदायिक संदर्भों को विषय के रूप में ग्रहण करके लिखी गई नासरा शर्मा की कहानी सरहद के उस पार भारतीय मुसलमानों पर पाकिस्तान निर्माण के दीर्घकालीन प्रभाव की अभिव्यक्ति से संबंधित है। विष्णु प्रभाकर की कहानी मेरा वतन में लाहौर के विस्थापित वकील पुरी की मातृभूमि के प्रति लगाव की उत्कटता का उद्घाटन है। व्यतीत होते समय के साथ उसका अतीत प्रभावी होता जाता है और वह विक्षिप्त हो जाता है। जगदीश चंद की कहानी पुराने घर का विषय भी विस्थापितों की मातृभूमि से संपृक्तता से ही संबंधित है। विजय चंद की कहानी कृष्ण मोहम्मद बड़ी ही मार्मिक कहानी है। परिवार से बिछड़कर रूप राबिया बनकर नई परिस्थितियों से समझौता कर चुकी थी, तभी राजनीतिक संबंधों की बहाली के नाम पर उसको उसके पुराने परिवार से मिलाने के लिए एक बार फिर विस्थापित कर दिया जाता है। अमृत राय की कहानी कीचड़ विभाजनोत्तर मानसिकता पर प्रस्तुत अधिकांश कहानियों की भावभूमि से अलग है। उच्च वर्गीय समाज के बहुत से लोग विभाजन की पाशविकताओं को मनोरंजन की कहानियों के रूप में बयान करते हुए विभाजनकालीन व्यभिचार की घटनाओं को अपनी विकृत काम भावनाओं की तृप्ति के साधन के रूप में ले रहे थे। कथाकार ने ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को जानवर से बदतर श्रेणी का जीव माना है। एहसास की रुकी हुई हवा है पाकिस्तान, कहते हुए कथाकार कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान कहानी में विभाजनोपरांत की सांप्रदायिकता के कारणों में पाकिस्तान निर्माण से उपजी मानसिकता को महत्वपूर्ण माना है। कथाकार की मान्यता है कि
एक पाकिस्तान के निर्माण ने लोगों के दिल में अनेक पाकिस्तान को जन्म दिया। ये नए नए पाकिस्तान वर्तमान में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। प्रस्तुत कहानियों में तदयुगीन परिवेश में धर्म के विध्वंसकारी रूप को उद्घाटित करते हुए निजी स्वार्थ एवं लूटपाट इत्यादि की सक्रियता के मध्य मानवीय करुणा और दया की उन भावनाओं को रेखांकित किया गया है जो मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। विवेच्य कहानियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि तदयुगीन त्रासद स्थितियों के मध्य सकारात्मक शक्तियों की सक्रियता को रेखांकित करते हुए इंसानियत की महत्ता को स्थापित करती हैं। विभाजन पर आधारित अधिकांश हिंदी कहानियां देशकाल की स्थूलता तथा विचारधारा विशेष की अभिव्यक्ति से मुक्त, सार्वकालिक एवं वैचारिक रूप से निष्पक्ष एवं सघन जीवनानुभूति पर आधारित है। इनका मुख्य लक्ष्य विभाजन की विभत्सता से साक्षात्कार करवाते हुए मानवीय करुणा, दया, प्रेम तथा सौहार्द के स्वर की अभिव्यक्ति में निहित है। इस भावना की देश की सांप्रदायिकता के मध्य शांति और सौहार्द कायम करने के लिए तब भी आवश्यकता थी और आज भी, जबकि विभाजन के बाद आज़ादी को मिले इतना लंबा समयांतराल हो चुका है, फिर भी अभी सांप्रदायिकता से मुक्ति नहीं मिल सकी है। इसलिए निष्पक्ष जीवनानुभूतियों को प्रभावशाली बनाते हुए भारत के सामाजिक जीवन में उनको स्थापित करने की आवश्यकता है। निसंदेह विभाजन पर आधारित कहानियों का अध्ययन इस दिशा में सहायक होगा। इसलिए भी स्वतंत्र रूप से इनके अध्ययन की आवश्यकता है।